वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसमें पढ़ रहे हैं जो 6 नवंबर और 12 और 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है वनपाल और वन रक्षक का, यानी कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का। उसके लिए हम रैपिड डिवीजन क्लास कर रहे हैं। 2 क्लास मैंने अपलोड कर दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये थर्ड नंबर की क्लास है। इसमें मैंने वो टॉपिक उठाए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसलमेर में राजस्थान संभावित वाष्पीकरण की वार्षिक दर सबसे अधिक है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो वाष्पीकरण की जो दर है, वार्षिक वाष्पीकरण की जो दर है, वो सर्वाधिक कहाँ है? तो वो है जैसलमेर के अंदर। पौधों द्वारा शरीर से अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में निकालने की जो क्रिया होती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता है। जैसलमेर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र का हिस्सा है। इस वजह से जैसलमेर में राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण की जो दर है वो सबसे अधिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक तो वर्षा की अनिश्चितता होती है। क्यों होती है? एक तो अरावली की स्थिति, समुद्र से दूरी और कुछ हवाएं उनका मुख्य कारण है। वर्षा की अनियमितता या और अनिश्चितता, मतलब कभी भी वर्षा हो सकती है, कभी नहीं भी होती है, कम ज़्यादा और अनियमितता, वो सारी चीज़ें। ब्लॉक वर्षा, वर्षा का आकाश वितरण। अधिकतम वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, जबकि न्यूनतम वर्षा उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर, ये सारा उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर आता है। और जो अधिकतम वर्षा है वो दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, जैसे कि झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारी। मावठ, ये मावठ नहीं है, ये मावठ है। शीतकाल में भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बहुत कम वर्षा होती है, इसे मावठ कहते हैं। सर्दियों के अंदर आप देखे होगा कि बारिश होती है, तो वो राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, जो भूमध्य सागर से उठकर भारत की तरफ आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आमेर के अंदर एक मावठा नामक तालाब भी है, जिसको मावठा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्दियों की जो बारिश होती है उसके अंदर वो भर जाता है। तापमान में चरम सीमा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तापमान में भी बड़ा अंतर होता है। ये होती है चरम सीमा, जिसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो तापमान होता है उसके अंदर काफी बड़ा अंतर होता है। आर्द्रता में अंतर भी होती है। राजस्थान के अंदर विभिन्न स्थानों पर ऋतुओं के अंतर के कारण आर्द्रता में भी अंतर होता है। आर्द्रता क्या होती है? हवा के अंदर जो नमी होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। और जैसे जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसके अंदर आर्द्रता, हवा के अंदर जो आर्द्रता होती है वो कम होती है, क्योंकि थार का मरुस्थल आ जाता है। और जो दक्षिण पूर्वी भाग होता है उसके अंदर आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि वहां पर हवा के अंदर नमी अधिक होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे ग्रीष्म काल में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? तो गर्मियों के अंदर जो सर्वाधिक तापमान वाला जो जिला है वो आप सब लोगों को पता होगा कौन सा जिला है। तो वो है चूरू जिला। कौन सा? चूरू जिला, जो कहाँ पर है? वो है राजस्थान के उत्तरी भाग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला, जो सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला है वो जिला कौन सा है? तो वो भी चूरू ही है। अधिकतम दैनिक तापमान वाला जिला कौन सा है राजस्थान के अंदर? जो अधिकतम दैनिक तापमान, अब दैनिक तापमान से यहाँ तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो सुबह के जो दिन के अंदर जो तापमान है वो होता है अधिक है, और जो रात के अंदर जो तापमान है वो होता है कम। तो उन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है दैनिक तापमान। अब जो रेत होती है, थार के मरुस्थल के अंदर जो रेत होती है वो दिन के अंदर सर्वाधिक गर्म हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन रात में उतनी ही ठंडी हो जाती है। इस वजह से जो जैसलमेर जिला है राजस्थान का, उसके अंदर दैनिक तापमान सर्वाधिक होता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। और ग्रीष्म काल के अंदर सबसे शुष्क जिला के तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वहाँ पर पानी की सर्वाधिक समस्या होती है, और वहाँ पर पानी का थोड़ा कम, बहुत ही ज़्यादा शुष्क है वो जिला, जिसके अंदर कौन सा जिला आता है? वो आता है बीकानेर। गर्मियों में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो है जोधपुर का फलोदी स्थान, जो गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा शुष्क रहता है। तो ये मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू है, सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला जिला भी चूरू ही है। अधिकतम दैनिक तापमांतर वाला जो जिला है राजस्थान के अंदर वो जैसलमेर है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक जो शुष्क जिला है वो बीकानेर है, और गर्मियों में सबसे शुष्क स्थान जिसको माना जाता है वो है जोधपुर का फलोदी स्थान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काकनी नदी। तो काकनी नदी के बारे में कुछ देख लेते हैं हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नदी है, और राजस्थान में नदियाँ वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पानी की अक्सर कमी देखी गई है। काकनी नदी राजस्थान की वर्षा सिंचित मौसमी नदी, मतलब जो बारिश के सीजन के अंदर ही एक्टिव रहती है।
बाद में ये नहीं होती। जैसे कई बारहमासी नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बनास, माही, ये बारहमासी नदियाँ हैं। लेकिन काकनी मौसमी नदी है, मतलब बारिश के मौसम में ही एक्टिव रहती है। ये नदी जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती है। तो नदियों का उद्गम कहाँ से होता है ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि जो काकनी नदी है, तो काकनी से कोटरी आपको ध्यान रखना है। काकनी कोटरी, और कोटरी कहाँ है, तो वो है जैसलमेर का एक गांव है। नदी भुज झील में गिरती है। तो भुज झील कहाँ है, तो भुज झील राजस्थान के अंदर है। यह नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। तो राजस्थान के कौन से भाग में ये बहती है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में रहती है, जो कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर वाला एरिया है। अब कुछ नदियाँ जैसे मोरेल नदी है। तो जो मोरेल नदी है, ये नदी जयपुर के धड़ला और चैनपुरा के पास की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये नदी का उद्गम स्थान है कि जयपुर के धड़ला और चैनपुरा के पास की पहाड़ियों से ये निकलती है। बाणगंगा नदी ये अक्सर न्यूज़ के अंदर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, मतलब इसका जो नदी का उफान है वो बढ़ जाता है। नदी में बैराट की पहाड़ियों से ये निकलती है। नदी यमुना नदी में ये गिर जाती है, यमुना नदी में ये गिरती है बाणगंगा नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ढूंढ, जो ढूंढ नदी है, ये एक क्षणिक नदी है और यह नदी भी जयपुर के अंदर ही है। तो ये प्रमुख 3 नदियां हैं जो जयपुर के अंदर है। कौन कौन सी, मोरेल, बाणगंगा, ढूंढ। तो ये प्रमुख नदियां हैं, इनका उद्गम आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से, कौन से जिले से निकलती है, तो ये जयपुर जिले से निकलती है। अब आपको लग रहा होगा कि इधर नदियां हैं, इधर अरावली की चोटियां हैं, ये बीच बीच में पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बीच बीच के अंदर से टॉपिक उठाए गए हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अपन टॉपिक वाइज ऐसे नहीं चल रहे, हम जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ रहे हैं। आई होप आप कुछ समझ रहे होंगे और आपको कुछ अच्छा भी लग रहा होगा इसके अंदर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो वो जमाने गए कि हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो अपन को मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा कि हम इधर नदियाँ पढ़ रहे हैं, इधर अरावली की चोटियाँ पढ़ रहे हैं। तो हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फैक्ट्स हैं वो देखने हैं ताकि हम एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अरावली की चोटियाँ देख लेते हैं। ऋषिकेश जो कि सिरोही के अंदर है, 1017 वर्ग मीटर इसकी ऊंचाई है। सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, 938 इसकी वर्ग मीटर इसकी ऊंचाई है। गोगुंदा, जो गोगुंदा है वो उदयपुर जिले के अंदर है। गोगुंदा तहसील एक कस्बा है और तहसील मुख्यालय है। 850 वर्ग मीटर इसकी ऊंचाई है गोगुंदा की। भानगढ़, तो भानगढ़ अलवर जिले के अंदर स्थित एक गांव है। और आपने सुना होगा कि भानगढ़ का किला, जिसको एक भूतिया किला भी कहा जाता है, वहां पर, जो कि अलवर के अंदर है, 382 वर्ग मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऋषिकेश सिरोही के अंदर है, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है, भानगढ़ अलवर के अंदर है। इनकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है ताकि एग्जाम के अंदर आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अंदर लगा सकें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां राजस्थान के 12 में स्थित है। तो रामगढ़ की गोलाकार जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कहाँ पर है, तो वो 12 जिले के अंदर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे 12 राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ वृत्ताकार पहाड़ी को रामगढ़ गड्ढा, रामगढ़ संरचना, रामगढ़ गुम्बद और रामगढ़ एस्ट्रोब्लेम आदि के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ क्रेटर को रामगढ़ संरचना, रामगढ़ गुम्बद और रामगढ़ एस्ट्रोब्लेम के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के राजस्थान में 12 जिले की मांगरोल तहसील के रामगढ़ गांव में स्थित है। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया आपको। बाकी आपको बेसिकली ये इतना याद रखना है कि जो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हैं, जो रामगढ़ क्रेटर है, वो राजस्थान के कौन से जिले में है, तो राजस्थान के 12 जिले के अंदर है। अब कुछ चोटियां हैं और उनके स्थान हैं, उनके जिले हैं और उनकी ऊंचाई है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कहाँ पर है, वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 1722 वर्ग मीटर। फिर है सर पीक, इसकी ऊंचाई 1597 में है, ये भी सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा की ऊंचाई 1482 मीटर है, सॉरी 1442 मीटर है, ये भी सिरोही के अंदर है। फिर है जरगा की पहाड़ियाँ, ये 1431 मीटर की है और ये उदयपुर के अंदर है। फिर है अचलगढ़ की पहाड़ियाँ जो 1380 मीटर है और ये सिरोही के अंदर है। माउंट आबू ये 1225 मीटर, सिरोही। कुंभलगढ़ ये 1224 मीटर और राजसमंद के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अंदर जचा सके। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाह होता है। बनास नदी पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान राजस्थान का कौन सा है, तो ये जो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, ये पूर्वी मैदान के अंदर आता है। यह क्षेत्र जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिलों को कवर करते हुए राज्य के पूर्वी हिस्से में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की विशेषताओं में सामयिक रेत के टीले और बिखरी हुई पहाड़ियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 500 से 700 mm होती है, मतलब 50 से 70 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लिए। राजस्थान को कितने
ये पूछा जा सकता है राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुष्क उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, अंतर्देशीय जल निकासी का संक्रमणकालीन मैदान, लूनी बेसिन का जलोढ़ मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान और अरावली, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इन क्षेत्रों को वर्षा, तापमान, स्थलाकृति, मिट्टी की विशेषताओं आदि जैसे कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आपसे इसके अंदर दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 10 में। उनका आधार क्या है, तो वर्षा है, तापमान है, स्थलाकृति है और मिट्टी की विशेषता है। तो ये प्रमुख इसके आधार है कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटने का। नेक्स्ट है गुड़गांव नहर परियोजना। तो परियोजनाएं भी आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे क्वेश्चन इसके अंदर कैसे बनेंगे कि जो गुड़गांव नहर परियोजना है वो किन दो राज्यों के बीच में है, या राजस्थान की है या किसी अन्य राज्य के साथ भी इसका संबंध है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर है कि जो गुड़गांव नहर परियोजना है, यह नहर हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नहर है। किसकी? हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नहर, यह आपको ध्यान रखना है। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का सदुपयोग करना। इसका निर्माण कार्य 1966 में शुरू हुआ और 1985 में पूरा हुआ। काफी समय लगा इसके निर्माण में, लेकिन ये कौन कौन से राज्यों की ये संयुक्त नहर है, तो हरियाणा और राजस्थान की, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ, तो 1985 में पूरा हुआ। शुरू कब होता है? 1966 में। मुख्य उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का सदुपयोग करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। गुड़गांव नहर को उत्तर प्रदेश के आंचला से यमुना नदी में निकाला गया है। आंचला से यमुना नदी में यह भरतपुर जिले की कांवा तहसील के जुटेरा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। मतलब ये भरतपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह भरतपुर की कामा और डीग तहसीलों को पानी की आपूर्ति करती है। आजकल इसे यमुना लिंक परियोजना कहा जाता है मतलब। तो जब इसका निर्माण 1985 में होता है पूरा, तो तब तो इसका नाम गुड़गांव नहर परियोजना थी, लेकिन वर्तमान में इसका जो नाम है वो इसे यमुना लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम देख लेते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की जो जीवन रेखा है, पश्चिमी राजस्थान जिसके अंदर कौन कौन आता है? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर। तो पश्चिमी राजस्थान की जो जीवन रेखा है उसको वो जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की जो दक्षिण राजस्थान है उसकी जीवन रेखा, जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे हैं, उसकी जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा नंद संबंध नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नंद संबंध नदी को। मंडो की पाल। तो मंडो की पाल कहाँ पर है? तो मंडो की पाल आपसे सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मंडो की पाल कहाँ पर है, तो वो है डूंगरपुर के अंदर। ये एक खनन क्षेत्र है जो किसके लिए फेमस है? तो ये फ्लोराइट के लिए, जो फ्लोराइट का उत्पादन होता है उसके लिए ये फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है, जो मंडो की पाल डूंगरपुर के अंदर है वो फ्लोराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में फ्लोराइट के महत्वपूर्ण भंडार मंडो की पाल और डूंगरपुर जिलों में कहिला है। तो ये दो आपको ध्यान रखना है। ये तो फ्लोराइट मंडो की पाल और दूसरा है डूंगरपुर के जिले के अंदर एक स्थान है कहिला, तो वहां पर। नेक्स्ट है फेल्सपर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक, जैसे जो एक फेल्सपर एक खनिज होता है, ठीक है, उसके अन्य उत्पादक जिले कौन से? भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, टोंक, सीकर जिले हैं। लघु उत्पादन सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर जिलों में भी होता है। फ्लोराइड निक्षेप में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। कौन से? फ्लोराइड निक्षेप में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो दूसरे स्थान पर आता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में गर्म मौसम। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? चूरू है। सर्वाधिक तापांतर कहाँ पर होता है? तो वो जैसलमेर के अंदर होता है। तो वो सारी चीजें हमने देखी। तो राजस्थान में सबसे गर्म मौसम, राजस्थान में शुष्क और गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? तो लू कहलाती है। आपने फील भी किया होगा अगर आप राजस्थान से है तो। हवा दोपहर में चलती है और आधी रात तक रहती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में मई में शाम के समय धूल भरी आंधी आना आम बात है। और सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले के अंदर चलती है? तो वो चलती है गंगानगर जिले के अंदर। जून में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में धूल भरी आंधी आना आम बात है। गंगानगर जिले में करीब 27 दिनों तक धूल भरी आंधियां चलती हैं। इसके बाद बीकानेर और जोधपुर का नंबर आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गंगानगर में कितने दिन धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो लगभग 27 दिन। और इसके बाद कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर और जोधपुर जिले आते हैं। और सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले के अंदर चलती है राजस्थान में? तो वो है गंगानगर जिला। नेक्स्ट है चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन
आपको ध्यान रखना है, ये है एक बारहमासी नदी है। राजस्थान के चंबल बेसिन क्षेत्र में कंदरा पाई जाती है। कंदरा क्या होती है? चंबल बेसिन राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। चंबल नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी के जनापाव पहाड़ी से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने कहा था कि नदियों का उद्गम आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी अपने आप में यमुना नदी की एक प्रमुख दाहिने किनारे से मिलने वाली एक नदी है। तो जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, जो यमुना के अंदर दाहिने किनारे से मिलती है। यह बेसिन राजस्थान के बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों तक फैला हुआ है। बेसिन अर्ध शुष्क से उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है। 2010 के आंकड़ों के अनुसार बेसिन पर औसत वार्षिक वर्षा 697 mm यानी कि लगभग 70 सेंटीमीटर होती है। चंबल बेसिन अपनी बेडलैंड स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये देखिए आप, ये चंबल नदी है और ये पूरा क्षेत्र इसका बेसिन क्षेत्र आता है। तो ये आपको ध्यान रखना। कंदरा क्या होती है अभी देख लेते हैं। कंदरा जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर अपर्दन से बनने वाली नदी तलीय मृदा अपर्दन होता है। जो कंदराएं क्या होती है, कंदरा छोटी छोटी नहर टाइप बन जाती है और उसका जो अपर्दन होता है वो कैसा होता है, लंबवत होता है। लंबवत का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वैसा। ये भू आकृतियां हैं जो नालियों से बड़ी होती हैं लेकिन घाटियों से छोटी होती हैं। मैंने आपको बताया ये कटाव कृषि उत्पादकों को खतरे में डालते हैं और मृदा का ह्रास में योगदान करते हैं। मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है उसको ये बंजर बनाने का कार्य करते हैं। अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में के जलोढ़ मैदानों में घाटियों की स्थिति सबसे अधिक होती है। मिट्टी के कण अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शिथिल रूप से बंधे होते हैं और इसलिए अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में कंदरा अधिक आम बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोपेन का वर्गीकरण। तो जो अभी राजस्थान RSM SSB का जो LDC का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि जो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे छोटा क्षेत्र तो AW है और सबसे बड़ा CWG है। अब ये क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। अभी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि कोपेन के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु भागों में विभाजित किया गया है। तो वो है 4 जलवायु भागों में विभाजित किया गया है। AW जिसको अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। BSHW का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और BWHW का मतलब होता है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश और CWG का मतलब होता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब जैसे आपको याद रखना है जिसके अंदर 2 W है, जिसके अंदर 2 W है वो है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश और जिसके अंदर 1 W है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। 2 W वाला शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, 1 W वाला अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर आता है CWG जिसको उप आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है और AW का मतलब है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये आपको याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं इनकी विशेषताएं। AW, जो AW है वो राजस्थान के अंदर अधिकतम आर्द्र वाला जलवायु प्रदेश है और इसकी जो वनस्पति है यहाँ पर है सवाना वनस्पति। इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, बारां और झालावाड़। जैसे ये राजस्थान का एक सेकेंड, मेरा मैप थोड़ा कमजोर ही बनेगा, ये बन भी नहीं रहा मेरे से तो। लेकिन जो राजस्थान का जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये AW के अंदर शामिल हो। किसके अंदर? AW के अंदर, जिसके अंदर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, बारां और झालावाड़ शामिल होंगे। फिर है BWHW, मैंने क्या कहा था जिसके अंदर 2 W आए वो आता है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। जलवायु इसके अंदर शुष्क है और जो वनस्पति है वो मरुद्भिद है जिसको जीरोफाइट्स भी कहते हैं। यह जैसलमेर के प्रमुख भाग, बीकानेर, गंगानगर के छोटे भाग, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर यह क्षेत्र आता है। फिर आता है BSHW, 1 W आ रहा है तो मतलब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क यहाँ की जलवायु है, वनस्पति यहाँ की स्टेपी है। जिले कौन कौन से हैं तो जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ इसके प्रमुख जिले हैं। CWG उपनम यानी कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ की जो वनस्पति है वो मानसूनी है। जिले और ये सर्वाधिक बड़ा होने के कारण यहाँ के अंदर सर्वाधिक जिले भी हैं। अलवर, अजमेर, भरतपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, करौली, चित्तौड़, धौलपुर, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर आदि। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक आपको ये याद रखना है कि जो कोपेन ने है वो 4 भागों में विभाजित किया है। आधार क्या था तो आधार वनस्पति था, ठीक है।
और बाद में इन्होंने वर्षा और तापमान को भी शामिल कर लिया था 1918 के बाद। उसके बाद जो कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो CWG सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, और AW है वो सबसे छोटा क्षेत्र है, जो आपको ध्यान रखना है। फिर देख लें राजस्थान की बोलियां, तो ये बोलियां हैं और ये क्षेत्र है। जो मारवाड़ी बोली है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन से, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर और सिकावटी। मेवाड़ी है वो भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर बोली जाती है। हाड़ौती है, हाड़ौती कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में बोली जाती है। उसके बाद मालवी, मालवी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के पास का जो क्षेत्र है और राजस्थान के जो बॉर्डर है उसके पास बोली जाती है। ढूंढाड़ी, जो ढूंढाड़ी है वो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे कि जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है। लावा ठिकाना था, किशनगढ़, दौसा, टोंक और अजमेर के कुछ हिस्सों में ढूंढाड़ी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे विजयदान देथा जी। कौन है? विजयदान देथा जी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इन्होंने इनका पहले सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। विजयनाथ देथा जी का जन्म 1926 में जोधपुर के बोरोंडा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर के बोरोंडा गांव में 1926 के अंदर। देथा एक लोकप्रिय राजस्थानी बिज्जी भाषा के लेखक थे। कौन सी भाषा के? बिज्जी भाषा के। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो विजयनाथ देथा जी थे वो राजस्थान के कौन सी भाषा के लेखक थे? तो बिज्जी भाषा के वो लेखक थे। राजस्थानी में प्रकाशित 14 खंड बातारी फुलवारी, ये फुलवारी बाता या बातारी फुलवारी के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे राजस्थानी शोध पत्रिका के संपादक भी थे। कोमल कोठारी के साथ परंपरा, लोकजीत, गोरा हटजा, जय देवरा सोहाता और वाणी और लोक संस्कृति जैसी इन्होंने पुस्तकें लिखी। उन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2011 में राव सिंह पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। दुविधा परिणीति और चरणदास चोर जैसी उनकी कृतियों पर फिल्में भी बनाई गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न से सम्मानित किए गए व्यक्ति कौन थे? तो विजयदान देथा जी थे। बिज्जी कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के सह संस्थापक भी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रूपायन संस्थान के सह संस्थापक कौन थे? तो वो थे विजयदान देथा जी। तो ये थी हमारी प्रमुख पार्ट 3 रैपिड रिवीजन क्लास किसकी? वनपाल और वनरक्षक की, यानी कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की। आई होप आपको ये पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।